हो गया स्टार्ट। ठीक। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या जैन है। मैं दिल्ली स्थित अस्पताल विमेंस अस्पताल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक हूँ। आप सभी का स्वागत है आज के डिस्कशन में। हम लोग आज मानसिक रोग मनोरोग के विषय में बात करने वाले हैं। तो हम सबकी जानकारी मानसिक परेशानियां, मानसिक दिक्कतों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानसिक परेशानियां, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में मेंटल हेल्थ बोलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य एक, जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी और उतना ही महत्वपूर्ण है। आपके स्वास्थ्य का अच्छा हो, चीज़ों से आप समझ सकते हैं क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे मन की सोच, हमारी भावनाएं और जो हमारी हरकतें, वो आपस में सिंक में होना चाहिए, यानी वह पॉजिटिव होना चाहिए। जब हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारा व्यवहार पॉजिटिव रहता है, तब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य का दूसरा हिस्सा यह है कि हम अपने लाइफ में आने वाले तनाव और परेशानियों के साथ कैसे जूझते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का एक पैरामीटर ये भी रहता है चढ़ाव, जैसे कि काम पे स्ट्रेस होना, तनाव होना, पारिवारिक तनाव होना, पर्सनल लेवल पे कोई तनाव होना, व्यक्तिगत तौर पे कोई परेशानियां आना। इस तरह के अलग अलग तनाव के कारणों के साथ किस तरह से हम हैंडल करते हैं, किस तरह से जूझते हैं, ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। हम अपने काम पे या अपने निजी जीवन में कितना अच्छा महसूस करते हैं, कितना हम उसमें परिवर्तन ला पाते हैं, कितना हम उसमें ग्रोथ महसूस कर पाते हैं कि हम उसमें अच्छा कर रहे हैं और हम एक प्रोडक्टिव, एक अच्छे लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। हम अपने परिवार में कितना सुख महसूस कर रहे हैं अपने परिवारजनों के साथ, और अपने रिश्तेदारी में या दोस्तों के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स में हम कितना अच्छे से रह पा रहे हैं, वो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य दर्शाता है। तो एक तौर पे मानसिक स्वास्थ्य हमारी पूरी वेलबींग, हमारी पूरे ओवरऑल स्वास्थ्य के बारे में बात करता है कि हमारा मूड अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है, और हमारी सोच जब अच्छी रहती है, तब हम मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं और अपने जीवन में हम अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। जीवन के सभी हिस्सों में, जैसे कि परिवार, व्यक्तिगत जीवन और काम पे, हम अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है, कि क्या चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती हैं। तो इसको हम बड़े तौर पे 3 भाग में बांट सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी हद तक हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य में सिर्फ आपका शरीर का स्वास्थ्य नहीं आता है, उसमें आपके ब्रेन में किस तरह की एक्टिविटी है, आपके मस्तिष्क में किस तरह से न्यूरोकेमिकल्स फंक्शन कर रहे हैं, वह भी उसका हिस्सा होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आनुवांशिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। आनुवांशिक कारण यानी जेनेटिक्स, या जिसको हम आम भाषा में हेरिडिटरी बोलते हैं। ऐसा रिसर्च ने पाया गया है कि परिवार में या हमारे माता पिता, भाई बहन या परिजनों में अगर कोई पहले से ही मानसिक परेशानी की हिस्ट्री रही होती है, तो उन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है कोई भी मनोरोग डेवलप करने का, मनोरोग होने का।
इसी तरह से अगर हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स की, जिनको हम इंग्लिश में सेरोटोनिन बोलते हैं, डोपामीन बोलते हैं, जो हमारे मूड को अच्छा रखने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, या हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल्स, हमारे फीलिंग्स को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जब उनमें कुछ उतार चढ़ाव एक्सट्रीम लेवल पे, ज़्यादा लेवल पे आते हैं, तब भी हमें मनोरोग का आभास हो सकता है, तब भी हमारे साथ मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। उसी प्रकार से अगर हम कोई दवाइयां लेते हैं या कोई शारीरिक बीमारियां हैं, जैसे कि पीसीओडी एक आम बीमारी है जिसमें हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो जाती है, डायबिटीज़ है, या कोई लंबे समय से चलने वाली बीमारियां हैं, कैंसर या कोई और शारीरिक बीमारियां हैं, वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालती हैं। तो ये तो बायोलॉजिकल या फिर जैविक कारण हो गए। इसके अलावा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मनोरोग बहुत हद तक उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारा सोच कैसी है, हम परेशानियों के साथ जूझने के लिए कैसी कैपेबिलिटी रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोपिंग स्किल्स। तो कोपिंग स्किल्स का मतलब ये होता है कि हम परेशानी में किस तरह से उसके साथ डील कर रहे हैं। कुछ लोग प्रॉब्लम से सामना करके उससे जूझते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके या किसी और तरीके से उससे जूझते हैं। तो ये हमारी अपनी नेचर का थोड़ा सा हिस्सा है, और ये भी डिटरमाइन करता है कि हम आगे मानसिक स्वास्थ्य अपने मनोरोग के साथ या मुश्किल समय के साथ कैसे डील करते हैं। बचपन से हमारे दोस्त किस तरह से रहे हैं, हमारे परिवार ने हमें किस तरह से शुरू से हमारी परवरिश रखी है। तो उसमें अगर शुरुआत में ही कम उम्र में ही कुछ तनाव रहे होते हैं, पारिवारिक या निजी तनाव, तो वो भी हमारे स्वभाव को फ़र्क पड़ता है उससे भी। पेरेंट्स से दूर रहना या फिर कम उम्र में ही कुछ बहुत तनावजनक सिचुएशंस देखना, जैसे किसी परिजन की डेथ या कोई बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो परिवार में, किसी तरीके की कोई भी कठिनाई या तनाव जो आपने बचपन में ही कम उम्र में ही महसूस किया हो, वो भी बड़े होते तक या बचपन में आपको आपकी मानसिक स्थिति को असर डालता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें हमारे सोशल यानी कि सामाजिक कारण भी रहते हैं। सामाजिक कुछ प्रभाव इस तरह के भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका काम पे किस तरीके का माहौल रहता है, वो एक सामाजिक हिस्सा है। तो अगर आपके काम में काफ़ी तनाव रहा है या आपका काम इस तरीके का है जिसमें आपको लगातार तनाव के साथ बहुत जल्दी जूझना पड़ता है, या आपका कंट्रोल उन चीज़ों पे कम रहता है, तब भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य उस पर असर पड़ता है। इसी तरह से हर कल्चर में हर तरीके के कल्चर में फ़र्क पड़ता है। हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। कुछ कल्चर्स में कंट्रोल चीज़ों पे कम रहता है, तो वहाँ पे हमें इश्यूज़ आ सकते हैं। इसी तरह से हमारा आसपास का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हमारे दोस्त, हमारे परिजन, रिलेटिव्स, जिन लोगों में ऐसा पाया गया है रिसर्च से कि जिन लोगों का सामाजिक सपोर्ट अच्छा रहता है, जिनके परिवार या दोस्तों के साथ अच्छे रिश्तेदारी, अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, तो उनको अपने तनाव से डिस्कस करने के लिए या उसके बारे में सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाता है। तो उनके साथ मानसिक परेशानियां कम होती हैं या फिर जल्दी हैंडल हो जाती हैं। तो परेशानी के टाइम पे हमारे पास सपोर्ट होना, हमारे पास मदद होना, ये एक सामाजिक फैक्टर है जो हमें हेल्प करता है कुछ तनावजनक सिचुएशन से इजीली जूझने से, और अकेलापन कम महसूस करने में मदद करता है। तो ये 3 प्रकार के मेन कारण हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालते हैं। आगे चलते हुए मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि जब कोई मानसिक परेशानी होती है,
जिसको हम बोलते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या फिर किसी भी तरह के जनरल मानसिक मनोरोग जिसको हम बोलते हैं, उनके आखिर लक्षण क्या हैं, हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति को मानसिक परेशानियां हैं। तो ये लक्षण मुख्य तौर पे 4 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हमें नोटिस हो सकती है वो है शारीरिक लक्षण, जो कि बहुत इजीली जो व्यक्ति इस दौर से गुजर रहा है, जो भी परेशानी से गुजर रहा है, वो अपने अंदर भी देख सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तब भी आपको शारीरिक लक्षण उनके व्यवहार में जो लक्षण दिखेंगे वो दिख सकते हैं। तो उसमें पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है नींद की गड़बड़ी। तो आप इसमें उतार चढ़ाव होना या फिर बहुत डिस्टर्ब नींद आना या नींद आने में बहुत देर लगना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। इसी तरह से एनर्जी, अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करना, थकावट रहना, छोटे छोटे काम जो आप अदरवाइज आसानी से कर लेते हैं वो भी भारी लगने लगना, या रोज़मर्रा के काम जो आप अदरवाइज अपने रूटीन में बहुत आसानी से कर लेते थे, वो काम भी करने में बहुत कष्ट होना या आलस महसूस करना या टालते रहना, ये इसका एक शारीरिक लक्षण हो सकता है। इसी तरह से बहुत तरीके के शरीर में दर्द, जैसे आमतौर पर लोगों को सर में दर्द या पेट में परेशानी, पाचन की दिक्कत या फिर थकावट के कारण नसों में दर्द, इस तरह के अलग अलग प्रकार के दर्द अगर आपको शरीर में महसूस हो रहे हैं, वो भी इस मानसिक परेशानियों का लक्षण हो सकते हैं। इसी तरह से आपकी भूख पे भी असर पड़ सकता है। आप जितना खाना खाते हैं उसमें कमी आना, खाना खाने का मन ना करना या ज़रूरत से ज़्यादा खाने की इच्छा, ताकि मन उससे अच्छा हो कि हम ज़्यादा खाएं और उससे हमें अच्छा लगे, या फिर वेट का बहुत कम होना, आपका वज़न अचानक से बहुत कम होना या फिर बहुत बढ़ जाना, ये भी लक्षण हो सकते हैं, शारीरिक लक्षण जो आपको दिखेंगे और आपको महसूस होंगे, और इनका आप ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी नोटिस कर सकते हैं कि कुछ परेशानी है। इसी तरह से दूसरे ग्रुप में आते हैं हमारे सोच से जुड़े हुए लक्षण। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये लक्षण हमारी सोच में, हमारे इमोशंस में, यानी हम कैसा महसूस कर रहे हैं, और हमारे व्यवहार में भी दिखते हैं। तो किसी भी मानसिक परेशानी के दौरान हमारी सोच भी प्रभावित हो जाती है, यानी हमारे बहुत जल्दी भूल रहे हैं, या आप जिन कामों में, अपने काम पे या घर पे या व्यक्तिगत कामों में जब आप जो ध्यान लगा सकते थे उतना ध्यान आप नहीं लगा पा रहे हैं, चीज़ों को रख के भूल जाना, या सिंपल से काम करने में भी बहुत कन्फ्यूजन होना, बहुत गफलत महसूस करना, सोच ना पाना, छोटे छोटे डिसीजंस लेने में भी बहुत कन्फ्यूजन, बहुत गफलत होना, बहुत दिक्कत होना, ये इसका एक इशू इसमें आपको दिखेगा। साथ ही साथ नकारात्मक सोच का आना काफ़ी बड़ा लक्षण है मानसिक रोग में। तो नकारात्मक सोच, जैसे कि अपने बारे में कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की कमी महसूस करना कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, या फ्यूचर के बारे में, आने वाले समय के बारे में नकारात्मक सोच होना कि आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, आगे कुछ सुधर नहीं सकता, या मेरे पास उसको सुधारने की क्षमता नहीं है, या ऐसा महसूस करना कि पिछला बीता हुआ समय आपके लिए बहुत गलत रहा, तो बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस करना कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं हमसे, या हमने लाइफ में बहुत गलत कुछ गुजरा हमारे साथ। तो पुराने मेमोरीज, पुरानी सोच या पुरानी घटनाओं का बार बार आना जिनसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिनको, या फिर हम ना चाहते हुए भी पुरानी या आने वाली चिंताओं के बारे में हम जब सोचते रहते हैं और उससे ध्यान नहीं हटा पाते हैं, तो ये भी मानसिक रोग का एक लक्षण है। इसी तरह से इसका तीसरे हिस्से में हम देख सकते हैं कि इमोशनल सिम्टम्स, यानी ऐसे क्या लक्षण हैं जो आपको महसूस होंगे, आपके मूड में, आपके फीलिंग्स में चेंज आएगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा होने लगता है या उदास रहने लगता है, या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा करेंगे। आप उनके इमोशंस में आप देखेंगे कि चेहरे पे या बातों में भी ये चीज़ें दिखेंगी। तो या तो बहुत
मूड स्विंग्स होना, यानी कि मूड में उतार चढ़ाव होना, कि कभी बहुत खुश महसूस करना या ठीक महसूस करना और कभी बहुत उदास, घबराया हुआ या इरिटेटेड या चिड़चिड़ा महसूस करना। इसी तरह से ऐसा महसूस करना कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत ग्लानि महसूस होना, पछतावा महसूस होना। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिसको आपको लगेगा कि इतना नहीं मुझे सोचना चाहिए या इसके बारे में इतना बुरा नहीं महसूस करना चाहिए, उन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बुरा महसूस करना। बहुत घबराहट होना, बेचैनी होना, एक जगह स्थिर होके ना बैठ पाना, मन में विचारों का चलते रहना और उसकी चिंता चलते रहना, कुछ चीज़ों से अचानक एकाएक डर लगना, ये भी एक इमोशनल सिम्टम है जो आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में आपको दिखेगा। इसके अलावा जब हम एक मानसिक रोग से गुजर रहे होते हैं, उस दौरान हमें अपने व्यवहार में भी बदलाव दिखेगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपके आसपास वाले जो आपके साथ ज़्यादातर रहते हैं या जो आपके करीब हैं, जो आपको रोज़ देखते हैं, वो ज़रूर ये व्यवहारिक लक्षण देख सकेंगे। तो अगर वो आप में ये लक्षण बताएं तो उसको सीरियसली लीजिए। तो ये लक्षण इस तरह से हो सकते हैं कि आप बहुत कट के रहना शुरू कर देते हैं, बातचीत करना कम कर देते हैं, अकेले रहना पसंद करने लगना या बातचीत करने की इच्छा कम करना, उन लोगों से भी जिनसे आपका पहले मन लगता था उनसे भी बात ना करना। साथ ही साथ जिन कामों में आपका पहले मन लगता था, मान लीजिए टीवी देखना या पिक्चर देखना या बाहर सैर के लिए जाना या किसी से बात करना या कहीं बाहर खाने पीने जाना, कोई भी शौक की चीज़ों में मन ना लग पाना, काम में या घर परिवार वालों के साथ भी मन ना लग पाना, उनसे भी दूर, उन चीज़ों से भी दूर रहना या उन चीज़ों को भी ना करना, ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है। कुछ चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से हम अवॉइड करने लगते हैं, यानी उनको हम बिल्कुल बंद कर देते हैं करना। जैसे अगर हम किसी चीज़ से घबराने डरने लगते हैं तो हम वहाँ वो चीज़ को करना बंद कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए काम पे तनाव महसूस हो रहा है तो काम पे ना जाने का मन होना और छुट्टियाँ ज़्यादा लेने की इच्छा होना या ले लेना या उस जगह या उस व्यक्ति से बात करना या उस जगह जाना बंद करना जहाँ जाते ही आपको घबराहट, बेचैनी या मन की उदासी महसूस होती हो, ये भी एक इसका व्यवहारिक लक्षण है। कभी कभी मानसिक परेशानियां होने में हमारे व्यवहार में इस तरह का भी परिवर्तन आता है कि हम उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए कुछ रिस्क का बिहेवियर करने लगते हैं जो बहुत ही खतरे वाला हो सकता है। जैसे गाड़ी तेज़ चलाना या अपनी जान की परवाह ना करना और ऐसी चीज़ें करना जैसे खुद को नुकसान, जिनमें हम खुद को नुकसान पहुंचा सके, जैसे सुसाइड के लिए प्लान बनाना या कोशिश करना या खुद को नुकसान पहुंचाना, हाथ काटना या अपने आप को किसी तनाव जैसी सिचुएशन में बहुत मजबूरी में अपने आप को कोई क्षति पहुंचा लेना। या फिर हम कभी कभी तनाव से जूझने के लिए कुछ और भी रिस्क बिहेवियर जैसे कि स्मोकिंग करना, धूम्रपान का ज़्यादा इस्तेमाल करना या फिर शराब का ज़्यादा पीना या कोई भी तरह के ड्रग्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगे, उसका ज़्यादा सेवन करना शुरू कर देना, वो चीज़ें भी हाई रिस्क बिहेवियर यानी नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर का सहारा लेके जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं तो वह भी एक मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है। तो जब हमें किसी में भी अपने अंदर या अपने आसपास वाले जानकार व्यक्तियों में अगर हमें ये लक्षण दिखे तो ये ज़रूर मनोरोग को सिग्नल करते हैं, मनोरोग की तरफ इशारा करते हैं। हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको सीरियसली लेके उसमें और छानबीन करना और उनको सही मदद तक लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि कुछ आम बीमारियां हैं जो काफ़ी कॉमन हैं हम सभी में और हमारे देश में आपको काफ़ी कॉमनली दिखेंगी, या जो हम आम बोलचाल की भाषा में भी कुछ बीमारियों के जानते हैं, तो इनको पहचानना या आसपास के लोगों में स्पॉट करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो एक शुरुआती डिस्कशन के लिए आपको मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी। आमतौर पर मानसिक रोग जब बहुत ज़्यादा हो जाए या उसकी तीव्रता बढ़ जाए या ज़्यादा पुराना हो जाए और वो व्यक्ति उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा, किसी भी
छोटे बड़े उतार चढ़ाव से जब कोई व्यक्ति बहुत समय तक जूझता रहे और उससे बाहर आने की क्षमता कम हो जाए तो वह एक मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है, तब्दील हो सकता है। कुछ छोटे मोटे लाइफ के स्ट्रेस के साथ हम सभी गुजरते हैं, लेकिन जब हमें ऐसा लगे कि अब हम इसको खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या ये हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो वह एक बीमारी का रूप ले चुका है। तब आपको उसके लिए मदद लेना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, या किसी को उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनसे आपकी जिसमें आप नॉर्मल उदास या परेशान नहीं हैं, जिसमें आप थोड़ी से ज़्यादा परेशान हैं और जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इन बीमारियों से गुज़र रहे हैं। तो ये आम तौर पर हम इनको 5 कैटेगरी में भाग सकते हैं। तो ये एक चीज़ सबसे कॉमन है मूड डिसऑर्डर्स, यानी कि हमारे मन के मूड की परेशानियाँ, इमोशंस की परेशानियाँ, जिसमें हमें उदासी महसूस हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा खुशी और तेज़ी महसूस होना। तो सबसे पहला उसमें बीमारी है डिप्रेशन। हम आम तौर पर भी ये शब्द यूज़ करते हैं, हिंदी में इसको अवसाद बोला जाता है। इस डिप्रेशन के अंदर हमें लगातार बहुत समय तक उदासी, कोई भी चीज़ों में मन ना लगना, हीन भावना होना, ऐसा महसूस होता है। और कोई भी चीज़ें जो हमें पहले खुश करती थी अब नहीं महसूस खुशी करवा पाती हैं, तब चांसेस हैं कि आपको डिप्रेशन है। इसी तरह से इसका एक दूसरा टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें इंसान को उदासी भी होती है और एक अटपटी खुशी भी होती है जो कि उसके नॉर्मल व्यवहार से थोड़ा दूर है। तो खुशी जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहना, तनाव वाली स्थिति में भी इंसान का आत्मविश्वास या मन बहुत खुश रहना जो कि बहुत अटपटा लगे या बाकी लोगों को लगे कि ये इस इंसान के रोज़मर्रा के बिहेवियर से अलग है, तो वह भी एक चिंता का कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा उदासी या बहुत ज़्यादा अत्यंत खुशी या चिड़चिड़ापन इसका मेन लक्षण होता है। इसी तरह से कुछ और बीमारियां होती हैं जिनको हम एंग्जाइटी या स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। एंग्जाइटी और स्ट्रेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। स्ट्रेस आम तौर पे बाहरी चीज़ों से होता है, जैसे काम पे अगर कोई तनाव है तो हम स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, परिवार में कोई चिंता है तो हम तनाव महसूस कर सकते हैं। एंग्जाइटी ऐसी चीज़ होती है जो हमें अंदर ही अंदर महसूस होती है, बेचैनी, उसके लिए कोई बाहर कारण होना ज़रूरी नहीं है। तो इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं, कुछ मानसिक रोग आते हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। तो OCD एक परेशानी, आपने अगर सुना हो, कोई भी विचार हमारे कंट्रोल के बाहर बार बार मन में आना, जैसे कि गंदगी का या चीज़ों को जगह पे रखने का या कुछ बुरा हो जाने का, एक ही विचार बार बार मन में आते रहना और उस विचार को रोकने की बार बार कोशिश किसी एक ही हरकत से करते रहना, यानी हाथ बार बार धोते रहना, चीज़ों को बार बार लगाते रहना जगह पे, बहुत परेशान हो जाना जब मन की बात ना हो या उस विचार को हम कम ना कर सकें, ये OCD के लक्षण हैं। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी एक एंग्जाइटी की परेशानी है जिसमें हमें जनरल चीज़ों की भी चिंता होने लगती है। अगर कल मुझे ऑफिस जाना है तो उसकी चिंता होने लगेगी कि कल मुझे कितने बजे निकलना है, कब तक पहुंचना है, किससे क्या बात करनी है। इसकी भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चिंता होना कि हमें नींद ना आ पाए या हमारा खाने पीने में मन न लगे या हमारे बाकी कामों में रुचि ना रहे, तो ये भी एक अत्यंत परेशानी हो सकती है जो कि मनोरोग का रूप ले चुकी है। पैनिक डिसऑर्डर में एकाएक अचानक घबराहट का अटैक आता है, तो उसमें हमें दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती हुई पता चलती है, पसीने छूटने लग सकते हैं, हाथ पैर कंपन हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और ये एपिसोड 10 मिनट से 30 मिनट तक, 40 मिनट तक, कितना भी लंबा चल सकता है, किसी भी परिस्थिति में आ सकता है। फोबियाज हम एक डर को बोलते हैं, किसी एक खास स्थिति, परिस्थिति, चीज़ या फिर व्यक्ति या फिर वस्तु से जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगे कि हम उसको पूरा तरह से अवॉइड करने लगे, तो वह फोबिया है। जैसे किसी जानवर से बहुत डरना या किसी सिचुएशन, जैसे कि पब्लिक सिचुएशन में, बंद जगहों में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में बिल्कुल बचना, वहाँ ना जाना या सोचना कि हम वहाँ से ज़िंदा नहीं बच सकेंगे,
यह एक फोबिया का टाइप है। पीटीएसडी एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके अंदर आपने अगर कोई बहुत तनावजनक लाइफ में स्थिति परिस्थिति महसूस करी है, तो उससे गुजरने के बाद जब आपको बहुत तनाव हो और आपको वही स्थिति के फ्लैशबैक यानी उसी की यादें वापस आती रहें और आप उतना ही डर और भय महसूस करें जितना जब वो आपके साथ हो रहा था तब हुआ, तो उसको हम पीटीएसडी बोलते हैं। एक पुराने हादसे को बार बार आज के टाइम में जीना या बार बार उसको महसूस करना, ये पीटीएसडी है। इसी तरह से सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम सोशल सिचुएशन यानी सामाजिक सिचुएशन किसी एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ जहाँ हट हो तो उसको सोशल एंजाइटी बोला जाता है। इसी तरह से एक तीसरा टाइप है मानसिक रोग का जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं। ये थोड़े अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। इसके अंदर इंसान को जो दिखता है या जो उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखने या सुनाई या आभास होने लगती हैं जो वास्तविकता में नहीं है। ऐसे सोच आने लगती है जो वास्तविकता में कर रहा है, कोई हमारे साथ नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, जबकि इसका कोई एविडेंस कोई प्रूफ ना हो, पर ऐसा बहुत स्ट्रांगली सोचना, ये एक मानसिक रोग का लक्षण है। इसमें हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, हम इतना इस बात से तनाव में रहने लगते हैं कि हम अपना नहाना धोना खाना पीना कोई भी ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं लगता। तो ये काफ़ी सीवियर, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाली मानसिक परेशानी है। इसी तरह से एक और भाग है जिसमें हम एडिक्शन की बात करते हैं। तो एडिक्शन दो तरीके के होते हैं। किसी भी चीज़ की लत लगने को हम एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन किसी वस्तु का हो सकता है, कोई खाद्य पदार्थ का हो सकता है जिसको हम सब्सटेंस यूज़ बोलते हैं, जैसे कि सिगरेट, शराब या कैनबिस या भांग, किसी भी इस तरह की चीज़ों का जो नशे की चीज़ें हैं जिनसे आपको कुछ देर के लिए महसूस होता है कि आप ठीक हैं, लेकिन फिर वही चीज़ दोबारा और ज़्यादा इस्तेमाल करने का मन हो या उसके बिना हम रह ना पाए, तो वो एक एडिक्शन का लक्षण है। किसी चीज़ के अलावा कुछ हरकतों से भी हम एडिक्टेड हो जाते हैं, उनकी भी लत लग जाती है, जैसे बार बार गेम खेलना या जुआ खेलना या कोई ऐसी वीडियोस देखना जो हमें उस समय थोड़ा अच्छा महसूस कराती हैं। ये सभी चीज़ें बार बार करना और इसके ऊपर जब हमारा कंट्रोल ना रहे, हम इसको बाकी चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंस देने लगे, काम पे, परिवार से या अपने और ज़रूरी कामों के ऊपर जब इन चीज़ों का महत्व लगने लगे, तो ये लत माना जाता है और ये भी एक मनोरोग है और इसके लिए इलाज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बच्चों में भी कुछ परेशानियां पाई जाती हैं। आपके आसपास या आपके घर में अगर ये मानसिक परेशानियां आपको किसी बच्चे में दिखें तो वो भी इलाज की उनकी भी ज़रूरत होती है। कुछ बच्चों में बचपन से जन्मजात परेशानियां हो सकती हैं जिसको हम मंदबुद्धि या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। कुछ बच्चों में बातचीत करने में हेजिटेशन या बात ना करना या सामाजिक तौर पर तीव्रता होती है, भाग दौड़ करना, शैतानी बहुत ज़्यादा करना, ऐसा लगना कि वो बैठ ही नहीं सकते हैं, तो उसको आती है जिसमें वो अपनी समझदारी ठीक होते हुए भी ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो इन बीमारियों के लिए भी इनके लिए भी आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ कॉमन बीमारियां थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी। अब अगला सवाल यही है कि इन बीमारियों का इलाज क्या संभव है, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। जब हम देखते हैं कि किसी के अंदर ये लक्षण है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे आम तौर पर मनोरोग का इलाज इसके अंदर हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क भी भाग लेता है, वो भी इन्वॉल्व होता है। कुछ हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो उस मात्रा को, उन केमिकल्स को ठीक करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए दवाई ही एक इलाज
आपको दवाई लिख के देंगे। तनाव में भी अगर बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि आप सिर्फ सलाह मशवरे से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि आप सोच रहे हैं, तब भी आप परेशानियाँ कब से कैसे किस किस तरीके से चल रही हैं, आपसे अच्छे से समझ के फिर आपके लिए जो भी संभव दवाई है वो आपको बताते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग या साइकोथेरेपी एक दूसरा इलाज है। काउंसलिंग या साइकोथेरेपी एक बातचीत के ज़रिए हम आपकी परेशानी को सॉल्व करने की और आपको उसके बारे में एक दूसरा नज़रिया देखने की कोशिश कराते हैं। जो भी आपकी परेशानियों से आप डील नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसको एक प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करके सॉल्व करने के कुछ दूसरे तरीके ढूंढे जाते हैं, जिसको हम कोपिंग स्किल्स इंक्रीज करना बोलते हैं। आपका किसी भी तनाव से डील करने की क्षमता को बढ़ाना। तो ये आम बातचीत से थोड़ा सा फ़र्क है, इसकी ये काफ़ी रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है। ये आप किसी फ्रेंड से जब या किसी दोस्त या परिवार वाले से सलाह मशवरा करते हैं, उससे थोड़ा अलग होता है। ये प्रोफेशनल एडवाइस होती है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से व्यक्तिगत रखी जाती है। तीसरा तरीके का जो इलाज संभव होता है, उसको हम माइंड बॉडी थेरेपीज़ बोलते हैं। जैसे कि उसके अंदर रिलैक्सेशन बायो फीडबैक एक तकनीक है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे हम शरीर के ज़रिए अपने अपने शरीर के प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट बीट का तेज़ होना, पसीना छूटना, शरीर के घबराहट के लक्षण के ज़रिए हम अपने मन में तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मेडिटेशन भी इसका एक हिस्सा है। तो ये अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स के ज़रिए मनोरोग का इलाज होना संभव है और इसके लिए प्रॉपर रिसर्च और इसका एक काफ़ी समय से एप्लीकेशन हो चुका है। तो आपके पास इसके ज़रिए आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होना बिल्कुल संभव है। ट्रीटमेंट के साथ साथ हमने ये भी देखा है समय के साथ कि ट्रीटमेंट तक पहुंचने में लोग बहुत कतराते हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ मिथ्या या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऐसी चीज़ें हैं, गलत फहमियाँ हैं, जिसके कारण लोग इलाज नहीं लेते हैं या जानते हुए भी इलाज से कतराते हैं। कुछ आम मिथ्या ऐसी हैं कि लोग सोचते हैं कि मानसिक परेशानियां तो कॉमन नहीं है, ये तो किसी किसी को होती हैं या जैसे बच्चों को नहीं होती। तो ऐसा सबसे रीसेंट रिसर्च के हिसाब से हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को मानसिक परेशानी की हिस्ट्री रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी कॉमन है। एक रूम में अगर हम 10 से 12 लोग हैं, तो उसमें कम से कम 2 लोग किसी मानसिक तनाव से या मानसिक परेशानी से गुजर चुके हैं या आगे आने वाले समय में उनको रिस्क है एक मानसिक बीमारी होने का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मानसिक परेशानियां रेयर है या नहीं होती। बच्चों में आप मानेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मनोरोग हैं जो हमने आपसे बात करी, ये सबसे ज़्यादा 10 से 12 साल और यंगस्टर्स में भी हो सकते हैं, 20 से 35 साल के उम्र में भी हो सकते हैं। परेशानियां 14 से 15 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों में भी अगर ये देख लिया जाए और इसका जल्दी इलाज कराया जाए, तो ये उनका लाइफ आगे का जीवन बेटर हो सकता है। साथ ही साथ लोग ऐसा सोचते हैं कि मानसिक परेशानी हमें तभी है जब हम बहुत अजीब तरीके से घूम रहे हैं। जब ऐसा लोग मूवीज़ में या फिर और चलचित्र में या मीडिया में ऐसा देखते हैं कि मानसिक रूप से परेशान होने वाले लोग बहुत अजीब दिखते हैं और बहुत अजीब व्यवहार करते हैं। तो जब हमें कुछ होता है तो हम ऐसा सोच नहीं पाते हैं कि हम भी मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें इतनी दिक्कत नहीं है जैसे कि या बहुत
रूप से गुजर रहा है। अगर किसी ने सुसाइड करी या सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कमजोर है या अ, कि वो कमजोर हैं या किसी तरीके से उनकी व्यक्तिगत कुछ उनकी नेचर में या उनकी पर्सनालिटी में कोई कमजोरी है या कोई परेशानी है जिसके कारण वो डिप्रेशन में है या सुसाइड करने का सोच रहे हैं या जीवन से लड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया, मानसिक बीमारी होने का आनुवांशिक कारण है, उसका शारीरिक कारण है, उसके सामाजिक कारण भी है। तो ये एक व्यक्ति की ही अकेले कोई कमजोरी नहीं है। साथ ही साथ लोगों को ऐसा भी लगता है कि बीमार, अगर हम मानसिक रूप से बीमार हैं तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसके लिए, तो वो जो दवाई लिखेंगे वो हमें परेशानी देगी, हमें डल बना देगी, हमें नींद दिलाती रहेगी, हमारा काम करने में हमें दिक्कत होगी या उस दवाई की हमें लत लग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ्या है जो बहुत समय से चलती आ रही है किसी कारण से। कुछ बहुत सीवियर परेशानियां होती हैं जिसके अंदर आपकी दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं, लेकिन ज्यादातर मानसिक परेशानियों के लिए दवाई कुछ समय के लिए ही चलती है और बंद कर दी जाती है जैसे ही आप ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज, अब बहुत सी दवाइयां, अब साइंस ने, विज्ञान ने बहुत प्रोग्रेस किया है और अब ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिनकी जिनकी आदत या लत नहीं लगती है, और समय के साथ साथ आप में जैसे सुधार आता है, आप ठीक होते हैं, आपकी स्थिति ठीक होती है, तो वो दवाइयां बंद कर दी जाती है। तो दवाई लेना बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, पर आपको अच्छे से परामर्श करके और एक डॉक्टर के सुपरविजन में, उनकी उनके सामने उनके बताए मुताबिक ही वो दवाइयां लेनी चाहिए। दवाई के अलावा जो इसका दूसरा इलाज है यानी काउंसलिंग या थेरेपी, उसके बारे में भी लोग ऐसी मिथ्या रखते हैं कि ये तो सिर्फ बातचीत है और इससे कुछ फायदा नहीं है, या बातचीत तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये थेरेपी या बातचीत किसी परिवार या किसी फ्रेंड के साथ जैसी बातचीत हो। ये प्रोफेशनल बातचीत होती है जिसके पीछे आपके सामने एक ट्रेंड व्यक्ति, जिसकी पहले से उसके अंदर नॉलेज है, वो आपके विचारों को और आपके नजरिए को उस तरह से गाइड करते हैं जिसमें उनका खुद का कोई बेनिफिट या कोई बायस नहीं होता, जिसमें वो कोई अपना कुछ फायदा नहीं देखते हैं। तो एक निष्पक्ष तौर पे आपको सलाह दी जाती है और आपकी बातों को बिल्कुल प्राइवेट रखा जाता है, वो किसी और के साथ डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो ये सारी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलत फहमियां हैं जिसके कारण लोग जानते हुए भी इलाज नहीं लेते हैं और फिर उनकी लाइफ में और परेशानियां बढ़ जाती हैं, या हम समय पे उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते हैं। अ, इस इनिशिएटिव से, इस बात से, इस डिस्कशन से हमारा आपसे यही सजेशन है कि ये मनोरोग बहुत कॉमन है और आपको जैसे बताया गया इसके लक्षण भी हम इजीली देख सकते हैं अगर हम इसके बारे में ध्यान रखें, और हम आगे होने वाली परेशानियों को भी पहले से रोक सकते हैं अगर हम अपने लाइफ में, अपने अपने रोजमर्रा के लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें अगर हम कोई मानसिक परेशानी किसी के अंदर देखते हैं, और उसका इलाज समय पे ले, या फिर जो भी आपके पास आसपास मौजूद है, आपके सीनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं या आपके परिवार वाले हैं, उनसे आप अपनी परेशानी जल्द से जल्द शेयर करें जिससे उसका कुछ सही तरीके से निदान हो सके, कोई उसके लिए सोल्यूशन निकल सके। तो आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, और ये जरूर याद रखें कि मानसिक रोग का कुछ ना कुछ इलाज बहुत बिल्कुल संभव है, और ये बिल्कुल कॉमन आम चीज है और इसको हम इग्नोर ना करें। उसी में हम सबके लिए एक अच्छी सीख है। थैंक यू।